नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की पुनर्परीक्षा जून 2024 का प्रश्न पत्र देखेंगे जो 28/8/2024 को हुआ था। इसका पहला पार्ट हम देख चुके हैं, ये है दूसरा पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। एनकोवा मॉडल में प्रतिगमक या रिग्रेसर शामिल है जो है। तो साथियों, एनकोवा मॉडल में प्रतिगमक क्या होता है? गुणात्मक और परिमाणात्मक चर दोनों प्रकार का होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। एनकोवा या सहप्रसरण का विश्लेषण एक सांख्यिकी तकनीक है जो विचरण का विश्लेषण और प्रतिगमन को जोड़ती है। यह एक श्रेणीबद्ध स्वतंत्र चर और एक सतत आश्रित चर के बीच संबंध पर एक या अधिक सतत चर के प्रमाण को नियंत्रित करती है, यानी सहचर के प्रमाण को नियंत्रित करती है। इस मॉडल की गणना डमी कोडेड गुणांक और मात्रात्मक चर के मिश्रण के साथ डिजाइन मैट्रिक्स का उपयोग करके बहुप्रतिगमन विश्लेषण के माध्यम से भी की जा सकती है। सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए। नरसिंहम समिति रिपोर्ट का संबंध किससे है? आरबीआई को बाजार से 91 दिनों के टी बिल वापस लेने चाहिए। घोष समिति रिपोर्ट का संबंध किससे है? बैंक में धोखाधड़ी और कदाचार से संबंधित है। पद्मनाभन समिति का संबंध किससे है? केंद्रीय बैंक का निरीक्षण की शैली और अनुवर्ती कार्रवाई से है। शराब समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग में प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे से है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। याद कर लीजिए, नरसिंहम समिति रिपोर्ट आरबीआई को 91 दिनों के टी बिल वापस लेने चाहिए। घोष समिति बैंक में धोखाधड़ी और कदाचार से संबंधित। पद्मनाभन समिति केंद्रीय बैंकों द्वारा निरीक्षण और निरीक्षण की शैली और अनुवर्ती कार्यवाही। शराब समिति बैंकिंग में प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे। वालरस के नियम के अनुसार बॉन्ड की अतिरिक्त मांग और वर्तमान उत्पादन का कुल योग किसके बराबर होना चाहिए? तो साथियों, इसमें सही उत्तर क्या होगा? 0 के बराबर होने चाहिए। ऑप्शन बी राइट होगा। वालरस के नियम के अनुसार रुपया बॉन्ड की अत्यधिक मांग और वर्तमान उत्पादन का कुल योग अवश्य 0 के बराबर होना चाहिए, चाहे अर्थव्यवस्था संतुलन में हो या न हो। यानी यदि एक बाजार में सकारात्मक अतिरिक्त मांग मौजूद है तो किसी अन्य बाजार में नकारात्मक अतिरिक्त मांग मौजूद होनी चाहिए। इस प्रकार यदि एक को छोड़कर सभी बाजार संतुलन में है तो वह अंतिम बाजार भी संतुलन में होगा। निम्नलिखित मदों को उनके निर्माण के क्रम में पहले चरण से अंतिम चरण के अनुसार लगाइए। तो साथियों, सबसे पहले क्या आएगा? उपयोगिता विश्लेषण। उसके बाद क्या आएगा? तटस्थता वक्र विश्लेषण। उसके बाद बजट। उसके बाद उपभोक्ता संतुलन। और लास्ट में क्या आएगा? मांग वक्र विश्लेषण। तो साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। उपयोगिता विश्लेषण, तटस्थता वक्र विश्लेषण, बजट, उपभोक्ता संतुलन और मांग वक्र विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण 18वीं शताब्दी में जर्मी बेंथम द्वारा पेश किया गया था और 19वीं शताब्दी में स्टेनली जेवंस द्वारा विकसित किया गया। तटस्थता वक्र विश्लेषण 20वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ। विल्फ्रेड पेरेटो, इरविन फिशर और जॉन हिक्स ने इसे विकसित किया। बजट रेखा 20वीं शताब्दी में उपभोक्ता सिद्धांत के तहत प्रस्तुत की गई। उपभोक्ता संतुलन 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रस्तुत किया गया, जिसे हिक्स और सैमुएल्सन जैसे अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट किया। मांग वक्र विश्लेषण अल्फ्रेड मार्शल द्वारा विकसित किया गया, जिन्होंने मांग वक्र और मूल्य लोच की अवधारणा को औपचारिक रूप दिया। उत्पादन फलन Q बराबर L के बट्टे L प्लस के है तो डिग्री का स्वरूप क्या होगा? तो साथियों, डिग्री का स्वरूप 1 होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। यह किस प्रकार से हल होगा आप इसमें आराम से देख सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं।
सबसे पहले से शुरू और सबसे बाद के क्रम में निम्नलिखित करों को उनकी शुरुआत के अनुसार लगाइए। वस्तु लेन देन कर, प्रतिभूति लेन देन कर, बैंकिंग नगद लेन देन कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, एंजेल कर। तो साथियों इसमें वस्तु लेन देन कर कब आया था? 2013 में। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी प्रतिभूति लेन देन कर कब आया था? STT 2004 में। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स यानी बैंकिंग लेन देन कर कब आया था? 2005 में। MAT यानी न्यूनतम वैकल्पिक कर कब आया था? 1987 में। एंजल टैक्स यानी एंजल कर कब आया था? 2012 में। तो साथियों इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। न्यूनतम वैकल्पिक कर 1987, प्रतिभूति लेन देन कर 2004, बैंकिंग नगद लेन देन कर 2005, एंजल टैक्स 2012 और वस्तु लेन देन कर 2013। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी सही उत्तर का चयन करना है। NBFC RBI एक्ट 1948 के तहत पंजीकृत है। ये कथन गलत है साथियों, यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है। NBFC वाणिज्यिक बैंक की तरह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते। साथियों ये कथन सही है। NBFC को अपनी आस्तियों का एक विशिष्ट प्रतिशत निर्वहन अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है। सही बात है। NBFC धन बैंकों और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के कार्यरत है और सेबी द्वारा शासित है। तो साथियों ये भी सही है। प्रत्येक NBFC को एक आरक्षित निधि सर्जित करना होता है, ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, BCDE। परिणाम के बढ़ते क्रम के अनुसार निम्नलिखित अभिव्यंजकों को व्यवस्थित कीजिए। यदि A 0 से बड़ा है, B 0 से बड़ा है और X 0 से बड़ा है। यदि साथियों हम इसमें A बराबर 1, B बराबर 4 और X बराबर 2 रखें तो क्या आएगा? 1 नंबर में आएगा e की पावर 1, B में क्या आएगा? e की पावर 1 प्लस 4 इंटू 2 बराबर e की पावर 9। C में क्या आएगा? e की पावर 3। D में क्या आएगा? e की पावर -1 और e में क्या आएगा? e की पावर 17। साथियों इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? e की पावर 17। सबसे छोटा कौन सा है? e की पावर 1 यानी सबसे पहले आएगा D। तो 1 नंबर पर D, उसके बाद क्या आएगा? A, e की घात 1। उसके बाद क्या आएगा? e की घात 3। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन A। सूची 1 व सूची 2 का मिलान करना है। वितरण का एकाधिकार सिद्धांत किसने दिया? केलेस्की ने। लाभ का सिद्धांत किसने दिया? वोकर ने। पूर्ण लागत कीमत निर्धारण किसने दी? हॉल और हिच ने। किराए का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया? रॉबिन्सन ने। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। वितरण का एकाधिकार सिद्धांत केलेस्की, लाभ का सिद्धांत वोकर, पूर्ण लागत कीमत निर्धारण सिद्धांत हॉल और हिच, किराए का आधुनिक सिद्धांत रॉबिन्सन। 15वें वित्त आयोग के कर राजस्व हस्तांतरण फॉर्मूले के निम्नलिखित प्रतिमानों को उनके भारांक के अनुसार उच्चतम से शुरू करते हुए क्रम में लगाइए। तो साथियों सबसे पहले क्या आया था? इनकम डिस्टेंस 45 इसका भारांक था। फिर था एरिया, इसका भारांक था 15। फिर था जनसंख्या जिसका भारांक था 15 और उसके बाद था जनांकीय निष्पादन जिसका भारांक था 12.5। उसके बाद था वन और पारिस्थितिकी जिसका भारांक था 10 और फिर था कर प्रयास 2.5, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन A B C D E। ये आप 15वें वित्त आयोग का भारांक देख सकते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
NK सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। निम्न में से कौन सा मान यह दर्शाता है कि प्रत्येक महिला का स्थान एक बेटी ले रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में आबादी स्थिर रहेगी? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा NRR बराबर 1, ऑप्शन बी राइट होगा। NRR का मतलब नेट रिप्रोडक्शन रेट, यानी वर्तमान में प्रजनन और मृत्यु दर को मानते हुए एक महिला के जीवन काल में होने वाली बेटियों की संख्या। GFR क्या है? सामान्य प्रजनन दर, यानी प्रजनन आयु 15 से 49 की प्रति 1000 महिलाओं पर जन्मों की संख्या। TFR क्या है? कुल प्रजनन दर, एक महिला के जीवन काल में होने वाले बच्चों की औसत संख्या। GRR क्या है? सकल प्रजनन दर, यानी यह NRR के समान होती है लेकिन मृत्यु दर को ध्यान में नहीं रखा जाता। जबकि NRR का मतलब क्या है? नेट रिप्रोडक्शन रेट, यानी वर्तमान प्रजनन और मृत्यु दर को मानते हुए एक महिला के जीवन काल में होने वाली बेटियों की संख्या। एक समीकरण दे रखा है 2x - 3y जो 5 से छोटा है के ग्राफ के क्षेत्र में बिंदुओं O 0, 0 के निर्देशांक पर हैं और P 2, -3 के निर्देशांक पर है, तो इसमें क्या स्थिति पैदा होगी? तो साथियों, इसमें O अंदर होगा और P बाहर होगा, तो ऑप्शन ए राइट होगा। आप इसे इस तरह से हल भी कर सकते हैं और निर्देशांक पर भी बनाकर देख सकते हैं। सूची 1 व सूची 2 का मिलान करना है। विदेशी मुद्रा व्यापार में लाभार्थी, प्रतिस्पर्धा, साम्य, पेरेटो, कार्य दक्षता, वालरस और गेम थ्योरी। तो साथियों, विदेशी मुद्रा व्यापार में शीर्ष लाभार्थी है लंदन। प्रतिस्पर्धा, साम्य, पेरेटो, कार्य दक्ष है कल्याण अर्थशास्त्र का पहला सिद्धांत। वालरस का संबंध है सामान्य संतुलन सिद्धांत से और गेम थ्योरी का संबंध है जॉन वॉन और ऑस्कर मोर्जेनेस्ट्रा से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 व सूची 2 का मिलान करना है। WW लियोनटिफ, तो इनपुट आउटपुट मॉडल दिया था लियोनटिफ ने। जेन टिम्बरजन ने शेडो प्राइस दिया था। JN किन्स ने उपभोग फलन दिया था। जोसेफ बर्ट्रेंड ने सहजातीय उत्पादों के साथ कीमत प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत दिया था। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। WW लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल, जेन टिम्बरजन शेडो प्राइस, JM किन्स उपभोक्ता फलन, जोसेफ बर्ट्रेंड सहजातीय उत्पादों के साथ कीमत प्रतिस्पर्धा। एक प्रतिगमन विश्लेषण किया गया, किंतु दो चरों के बीच संबंध के बारे में सोचने के बाद आपने पाया कि आपको व्याख्यात्मक और प्रतिक्रिया चर को एक दूसरे से बदलना चाहिए। आंकड़ों में प्रतिगमन मॉडल को पुनः करने के बाद आप आशा करते हैं कि सहज संबंध का मान बदल जाएगा। गलत है। ढाल का चिन्ह बदल जाएगा। गलत है। निर्धारक के गुणांक का मान बदल जाएगा। गलत है। SSE यानी वर्ग त्रुटि का योगन का मान बदल जाएगा। सही बात है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। भुगतान संतुलन में अधिशेष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? आयातों में गिरावट भुगतान संतुलन में अधिशेष के लिए यह कारण हो सकता है। ब्याज दर में गिरावट भी हो सकती है। निर्यात में वृद्धि भी हो सकती है। आयकर में वृद्धि नहीं होगी। उच्च बहिर्वर्ती विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI हो सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ABCE। इस प्रश्न में हमें सही कथन को पहचानना है। PCC जब किसी वस्तु का कीमत उपयोग वक्र क्षैतिज अक्ष के समांतर होता है तो वस्तु के लिए मांग फलन ऐकिक रूप से लोचशील है। सही बात है। दिया गया है कि log D बराबर अल्फा प्लस बीटा log Y प्लस गामा log P, तो log P के संबंध में log D की लोचशीलता गामा है। सही बात है। किन्स की सरल प्रणाली में स्थिरता की स्थिति MPC 0 से बड़ा और 1 से कम है। तो सही बात है। स्थिर लागत वक्र एक आयताकार अतिप्रवलय है। गलत बात है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी।
लागत वक्र सामान्यतः क्षैतिज होता है क्योंकि स्थिर लागत उत्पादन के साथ नहीं बदलती, जबकि औसत स्थिर लागत आयताकार अतिप्रवल्य होता है। लेकिन साथियों, यूजीसी नेट ने इसका उत्तर केवल ए माना है, कथन ए और सी, लेकिन सही होगा ऑप्शन सी। माना कि Q बराबर 20/P और P 10 के बराबर या 10 से छोटा है तथा MC बराबर 1 है, तो लाभ अधिकतमीकरण मूल्य परिणाम क्या होगा? तो साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, P बराबर 10 और Q बराबर 2। इसे आप इस तरह से निकाल सकते हैं, पॉज करके आप आराम से निकाल लीजिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NFHS 5 के अनुसार सर्वेक्षण अवधि 2019 से 21 के दौरान प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1020। ये साथियों मैंने आपको पहले जो प्रश्न पत्र करवाया था उसमें भी बताया था। इसमें ग्रामीण लिंगानुपात 1037, शहरी लिंगानुपात 985 और कुल लिंगानुपात 1020 है। कालक्रम के अनुसार इन्हें चुनना है। तो साथियों, पेटिनकिन का वास्तविक शेष प्रभाव कब आया था? 1956 में। मुद्रा का पुनः निर्मित मात्रा सिद्धांत कब आया था? 1950 में। बोमेल का मुद्रा सिद्धांत कब आया था? 1952 में। नगद लेन देन का उपागम का सिद्धांत कब आया था? 1911 में। कैश बैलेंस का उपागम या नगद शेष उपागम कब आया था? 1920 में। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आएगा डी, तो ऑप्शन ए राइट होगा। तो याद कर लीजिए, नगद लेन देन का दृष्टिकोण 20वीं सदी की शुरुआत में 1911 में इरविंग फिशर द्वारा दिया गया। नगद शेष दृष्टिकोण 1920 के दशक में अल्फ्रेड मार्शल और एस.सी. पिग्गू द्वारा दिया गया। धन का पुनर्निर्मित मात्रा सिद्धांत 1950 के दशक में मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दिया गया। बोमोल का धन सिद्धांत 1952 में विलियम बोमल द्वारा दिया गया। पेंटिकिन का वास्तविक सिद्धांत 1956 में डॉन पेंटिगन ने दिया। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बाजार के उपकरण है? तो साथियों, उद्यम पूंजी पूंजी बाजार का उपकरण है। ट्रेजरी बिल पूंजी बाजार का नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र नहीं है। वैश्विक निक्षेप प्राप्ति पूंजी बाजार का उपकरण है। अंतर कॉर्पोरेट डिपॉजिट नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए और डी। पूंजी बाजार क्या है? एक वित्तीय बाजार है जहां दीर्घकालिक या इक्विटी समर्थित प्रतिभूतियां खरीदी या बेची जाती हैं। पूंजी बाजार के प्रमुख उपकरण हैं इक्विटी, बॉन्ड और डिबेंचर, जमा ऋण प्रतिभूतियां, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इत्यादि। मुद्रा बाजार के उपकरण हैं ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक बैंक, जमा प्रमाण पत्र आदि। अंतर कॉर्पोरेट निक्षेप एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को दिए गए अल्पकालिक असुरक्षित ऋण होते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। सार्वजनिक वस्तु नॉन एक्सक्लूसिव हैं। तो साथियों, सही बात है। सार्वजनिक वस्तु राष्ट्रीय सुरक्षा है, सही बात है। सार्वजनिक वस्तु प्रतिद्वंदी है, गलत बात है। सार्वजनिक वस्तु लोगों को गैर शून्य सीमांत लागत पर लाभ प्रदान करता है, गलत बात है। सार्वजनिक वस्तु उपभोग की अकार्य क्षमता सर्जित करती है, गलत बात है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के निम्नलिखित लक्ष्यों पर विचार कीजिए। 2025 तक प्राप्त किए जाने वाले सही उद्देश्यों का चयन कीजिए। शिशु मृत्यु दर 30, गलत। 5 वर्षों से कम आयु में मृत्यु दर 20, गलत। मातृ मृत्यु दर 100, सही। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1, सही। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष, सही। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में लागू की गई थी, उसके बाद 2002 में और उसके बाद 2017 में, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? वर्ष 2025 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष करना, कुल प्रजनन दर घटाकर 2.1% तक करना,
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को घटाकर 23 करना, नवजात मृत्यु दर को घटाकर 16 तक लाना, मृत बच्चों के जन्म दर को कम करके एकल अंक तक लाना, 2019 तक शिशु मृत्यु दर को कम करके 28 तक लाना, 2020 तक मातृत्व मृत्यु दर को प्रति 1 लाख पर 100 तक लाना, 2020 तक एड्स के 90:90:90 के लक्ष्य को प्राप्त करना, 2025 तक टीबी का पूर्ण रूप से उन्मूलन और स्वास्थ्य व्यय 1.5% से बढ़ाकर 2.5% करना। प्रभाव का निहितार्थ है कि जब मुद्रास्फीति अधिक होती है, नॉमिनल ब्याज दर में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, और जब मुद्रास्फीति कम होती है तब नॉमिनल ब्याज दर में कमी की प्रवृत्ति होती है। तो ये कौन सा प्रभाव होगा? यह प्रभाव होगा फिशर प्रभाव, ऑप्शन सी राइट होगा। फिशर प्रभाव में जब मुद्रा की स्थिति अधिक होती है तो नॉमिनल ब्याज दर में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, और जब मुद्रास्फीति कम होती है तब नॉमिनल ब्याज दर में कमी होती है। विश्व व्यापार के ग्रेविटी मॉडल के अनुसार देशों के निम्नलिखित में से कौन से घटक उनके बीच व्यापार की मात्रा को निर्धारित करते हैं? जीडीपी सही बात है, डिस्टेंस सही बात है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल के अनुसार केवल ये 2 कारक व्यापार को प्रभावित करते हैं। विदेशी विनिमय दर नहीं करता है, विदेशी व्यापार की तीव्रता भी नहीं करता है, विदेशी निवेश भी नहीं करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो साथियों, यूजीसी नेट 2024 के प्रश्न पत्र में 50% हमारे कंप्लीट हो गए, बाकी 50% करेंगे हम अगले 2 वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।